हाँ, तो हम शुरू करते हैं। अंजलि, अभी तक मैंने क्या पढ़ा है? सर अभी तक आपने आर्टिकल 21 तक करा दिया है। उसके जी। केसेस आप करा रहे थे, कुछ आप करा चुके हैं काफी हद तक, कुछ बाकी कैसे? हैं जो आपने पीडीएफ फॉर्म में भेजे हैं ग्रुप में। जी। तो मैंने कहाँ शुरुआत किया था क्लास की? आप मैंने प्रियम्बल से शुरुआत किया था। आपके नेट का जी पहला प्रियम्बल से शुरुआत किया था। प्रियम्बल मैंने क्या बताया था? मैं ये सुनना चाहता हूँ कि कम से कम इससे ये फायदा होगा कि रेगुलर जो क्लास कर रहे हैं उनको क्या बेनिफिट है, जो नहीं क्लास कर रहे हैं उन्हें क्या लॉस है। प्रियम्बल मैंने क्या क्या बताया था? सर, प्रेम्बल में आपने एक तो ये बताया था कि प्रेम्बल पार्ट है या नहीं, जी। और इसमें अमेंडमेंट कितनी बार हुए हैं अभी जी। तक, जी। और इसमें जस्टिस कितने टाइप का दिया हुआ है, जी। और और ये अडॉप्ट कब किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, वो कब से एनफोर्स हुआ है। और अ, बाकी प्रियम्बल सर में आगे आपने कंटिन्यू फंडामेंटल राइट से नहीं, किया है। प्रियम्बल में फंडामेंटल राइट। अंजलि, प्रियम्बल में मैंने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं, मैंने फ्रीडम में बताया था। हाउ मेनी टाइप फ्रीडम इन फंडामेंट और प्रियम्बल इन प्रियम्बल, फ्रीडम में बताया था, इक्वलिटी बताया था। और हम इंडिया को जो है, भारत को जो है क्या बनाना चाहते हैं, उसका मैंने सीरीज याद कराया था। जी सर, आपने पूरा कंप्लीटली करा दिया था, वही इसमें तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी। वही तो मैं कितने टाइप के जस्टिस हैं, मैं ये मतलब बताना चाह रहा हूँ जो क्लास नहीं रेगुलर कर रहे हैं उनको, कि जो बच्चे क्लास कर रहे हैं उन्हें क्या बेनिफिट। जैसे राजीव जो है, सॉरी, विमल रेगुलर क्लास किया है, मोहिनी एक है वो भी रेगुलर क्लास की हैं, आज नहीं ज्वाइन की हैं। अंजलि आप एक दिन बाद में ज्वाइन की थी शायद, कि पहले दिन से ही आपको ज्वाइन जी किया सर, है? सेकेंड डे से सर हमने ज्वाइन किया है। हाँ। हाँ, तो सेकेंड डे ही से मतलब पढ़ाना शुरू किए हैं। पहला जिद्दे तो केवल इंट्रोडक्शन हुआ था, तो आपने भी रेगुलर क्लास ज्वाइन किया है। तो कुछ भी मतलब प्रेम्बल जो जी है, अब कोई पूछेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोल किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताओ। प्रियम्बल सर। प्रेम्बल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन का सोल क्या होता है, किसे अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा जो है किसे कहा है, ये भी पूछता है। सर आर्टिकल 32। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रियम्बल जो है आत्मा है, लेकिन अंबेडकर का नाम आ जाए सोल है। अगर पूछ दे कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व्हाट इज सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप क्या बताओगे? राजीव क्या बताओगे? अंकिता क्या बताओगे? आप क्या बताओगे? सर आर्टिकल 32 बताएंगे हाँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के हिसाब से। जी। तो मैंने ये सब बताया था। प्रियम्बल में कितनी बार अमेंडमेंट हुए हैं? अभी तक सर एक ही बार हुआ है, 42nd अमेंडमेंट। हाँ, कितने वर्ड उसमें ऐड हुए थे? सर इसमें 3 वर्ड्स हुए थे। कौन कौन से वर्ड बताओ जल्दी से, रिवीजन 5 मिनट में जल्दी से बता दो क्या क्या हुआ है। सर सोवरन, इसमें सर सोवरन, सोशलिस्ट और सो डेमोक्रेटिक। सोबरन जो रहा, सोबरन तो शुरू से ही था। सोशलिस्टिक सर। हाँ, और क्या जोड़ा गया था? और क्या याद हुआ था? यही तो मैं देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका अगर आउटपुट नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। आप जो भी पढ़ें उसको हमेशा याद रखें, हमेशा लर्न रखें। कोई कहीं भी पूछे, इंटरव्यू में पूछे, मेंस में पूछे, नेट में पूछे, पीसीएसजे में पूछे, कहीं भी पूछे, आप बताओ मैंने कितना बार बताया कि 3 वर्ड ऐड हुए हैं और 3 वर्ड आपको भूल गया है? बताओ अंजलि। नो सर, सोवरन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सर, और यूनिटी ऑफ द नेशन। क्या आप से बताओ, फिर से बताओ। पहला सर इसमें बोलो। सोवरन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक
एंड सर यूनिटी ऑफ द नेशन। देखो सोवरेनेट नहीं हुआ था, 3 शब्द हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म और यूनिटी, और हिंदी में बोला जाता है एकता में अखंडता, मतलब समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, एकता में अखंडता। सोवरेन तो शुरू से ही था, जब हमारा देश जब फ्रीडम हुआ तभी से सोवरेन अपना देश है। ठीक, अब बताओ कितने प्रकार के उसमें वो दिया गया है, स्वतंत्रता दी गई है, बताओ। सर स्वतंत्रताएं 5 प्रकार की दी हुई हैं इसमें जो ऐड हुई थी। बताओ 5 बताओ। देखो हमें शब्द से याद होना चाहिए जो भी पढ़ाया हूँ, बताओ। सर थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। वेरी गुड। और क्या बोलते हैं, किस केस में कहा गया कि प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? सर इंद्री बेरुवारी 1916 सुप्रीम कोर्ट का केस। वेरी गुड। और किस केस में कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रेम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? सर ये केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इस केस में एक प्रिंसिपल आया था, उस प्रिंसिपल का नाम बता सकते हो आप? बताया भी था मैंने। सर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन इससे पूछा, क्रॉस क्वेश्चन, कि पहली बार फर्स्ट टाइम जो है बेसिक स्ट्रक्चर की डिस्कस किस केस में किया गया था? भले ही वो डिस्टेंडिंग ओपिनियन था, लेकिन फर्स्ट टाइम किस केस में किया गया था? फर्स्ट टाइम जो है सर इसके जी बेसिक स्ट्रक्चर की चर्चा की डिस्कस किया गया था कि वो एक होता है एसेंडिंग ओपिनियन, एक होता है डिसेंडिंग ओपिनियन, सम्मत और विमत। तो वो मतलब उनका अल्पमत था, अगर उसी में अगर मेजोरिटी होती तो उसी में आ गया होता बेसिक स्ट्रक्चर। वो केस का क्या नाम है? किस केस में सबसे पहला जो बेसिक स्ट्रक्चर की डिस्कस किया गया, लेकिन उस केस में अल्पमत में था, इसलिए उसमें वो प्रिंसिपल नहीं आ पाया। सज्जन सिंह। वेरी सर वो तो मैं भी सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सज्जन सिंह के केस में फर्स्ट टाइम जो है, ये भी याद रहेगा ना अंजलि? जी सर ये 1965 का केस है ना सर? वेरी गुड, 1965 का केस है। सज्जन सिंह के केस में सब पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस थे, उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की कि जो भी बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसे जो है संशोधन, उसे जो है नष्ट नहीं किया जा सकेगा। पार्लियामेंट कुछ भी संशोधन कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे जुडिशियल रिव्यू है, राइट टू इक्वलिटी है, जैसे 21 है, जैसे फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट सभी जितने भी राइट हैं सभी जो है बेसिक स्ट्रक्चर हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट जो है कुछ राइट और दे सकती है, लेकिन कम नहीं कर सकती है। ठीक, प्रीएम्बल में से कोई क्वेश्चन आएगा गलत होगा। प्रीएम्बल किसको किसको याद हो गया है? भारत को क्या बनाना चाहते हैं? अंजलि बताओ। भारत को मैंने बताया था ना SSSR कि कैसे इसका सीरीज पूछता है कि पहला क्या आता है, दूसरा क्या आता है, तीसरा क्या आता है, ऐसे इसका सीरीज पूछता है नेट के एग्जाम में। सर सोवरेन, हाँ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। हाँ, पहले इसका फार्मूला SSSR। तो पहले SSS में सबसे ज्यादा जरूरी होता है सोवरेन। कोई भी कंट्री सोवरेन, हाँ उसको सोवरेन होना कंपलसरी है। सोवरेन है तभी वो एक स्टेट है, फ्रीडम स्टेट है। उसके बाद से उसको सोशलिस्ट होना चाहिए। सोशलिस्ट में जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी है उस पर सभी का अधिकार हो। और तीसरा क्या हो? सेकुलरिज्म होना चाहिए। तो ये तीनों हो गया। उसके बाद से DR, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये सीरीज याद रहेगा ना? कहीं भी नेट के एग्जाम में आए, PCSJ में आए या वनडे एग्जाम में आए, कहीं भी आए तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जी सर। ये मैंने बताया था। प्रीएम्बल हो गया। इसके बाद मैंने क्या बताया था? प्रीएम्बल मैंने बताया था। जो पढ़े हैं एक, इसलिए आज ज्यादा लोग जुड़े हैं, इसलिए मैंने पुराना भी वो कर दे रहा हूँ कि जो रेगुलर कर रहा है उसको देखो कितना फायदा है, और जो नहीं रेगुलर क्लास करेगा उसको नुकसान है। विमल, इसके बाद मैंने क्या बताया था? 10 मिनट बताओ, फिर मैं नया शुरू करूंगा। जल्दी से रिविजन कर लो। प्रीएम्बल हो गया। इसके मैंने क्या पढ़ाया था? विमल कुछ याद है कि भूल गया है सब? रेगुलर क्लास किए हो? जी सर याद है। प्रीएम्बल को मैंने क्या पढ़ाया था? बताओ। प्रीएम्बल के बाद में सर, प्रीएम्बल के बाद आपने सर पार्ट 3 करवाया था ना?
हाँ, पार्ट 3 में क्या क्या कराया था? अभी तक मैंने क्या क्या कराया है उसका जो है, जल्दी से आपने बता दो। स्टेट की डेफिनेशन बताई थी सर। हाँ, स्टेट की डिफरेंस कहाँ पे है? कहाँ पर दिया गया है? कहाँ दिया आर्टिकल है? 12। आर्टिकल 12 में 12 हाँ 12 में। आर्टिकल 12 में जो है कितने स्टेट में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या है? बताओ, अंजलि बताओ, तुम ही बताओ। सर इसमें भारत की सरकार और संसद, राज्य की सरकार, विधानमंडल, और भारत के जो राज्य क्षेत्र के भीतर है या फिर भारत के सरकार के जो नियंत्रण के अधीन है, जो सभी लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी आती है। जी, इसमें जो है चार चार चीजें हैं। पहला है संसद और केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य मतलब विधानमंडल है, राज्य सरकार और विधानमंडल, तीसरा है जो लोकल अथॉरिटी है मतलब नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम, ये सब, लास्ट है अदर अथॉरिटी। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है अदर अथॉरिटी में, क्योंकि फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट अवेलेबल है? बताओ मोनिका। स्टेट के। इस स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है। कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो सिटीजन और सॉरी स्टेट और प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट अवेलेबल है? 17। किस केस में कहा गया है? बताओ। बाल सम्मान। नहीं नहीं, बाल सम्मान पीयूसीएल डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा गया था कि जो है अनुच्छेद 17 जो है राज्य और प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट जो है अवेलेबल है। अनुच्छेद 17 में क्या है? 17 में क्या है जी अंकिता? अंकिता 17 में क्या है अंकिता? सर अनटचेबिलिटी। वेरी गुड। उसको डिस्ट्रॉय करने की, मतलब कि अनटचेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करने की, उसको समाप्त करने की बात की गई है। ठीक है, ये सब मैंने बताया था। यही एक ऐसा फंडामेंटल राइट है। फिर मैंने ये बताया था एफआर में, फंडामेंटल राइट में जो एफआर है, कुछ एफआर जो है पर्सन को मिले हैं और सभी एफआर किसको मिले हैं? सिटीजन को मिले हैं। कौन ऐसा एफआर है, फंडामेंटल राइट है जो पर्सन को नहीं मिला? अंकिता बताएंगे। बताओ अंकिता। मेरा क्वेश्चन सुन लेना, सब पढ़ा चुका हूँ मैं। ये पूछता है कि दे देगा चार फंडामेंटल राइट, इसमें बोलेगा कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो पर्सन को नहीं प्राप्त है। बताओ। पर्सन मीन्स व्यक्ति, व्यक्ति मीन्स फॉरेनर। बताओ। जो इंडिया सिटीजन नहीं है वो व्यक्ति में ही आते हैं। सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेरा डायरेक्ट भी रूम पे है और हम घर पे हैं। अच्छा, काफी टाइम से पढ़ा नहीं है। मोनिका तुम बताओ, कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो पर्सन को नहीं अवेलेबल है, प्राप्त है, केवल सिटीजन को प्राप्त है? क्लास करने का ही फायदा होता है। जो मेरे बच्चे क्लास किए, अंजलि, विमल, रेगुलर क्लास किए, एक मोहिनी आर्टिकल 19। हाँ 19 और बताओ। 19, सिर्फ 19 और बताओ, बोलो। अंजलि, अंजलि तुम बताओ, ये लोग नहीं बता। सर आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। हाँ, 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो पर्सन को अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है। अब भूलेगा? सो बताओ, अंजलि ने क्या बताया? 5 आर्टिकल जो केवल पर्सन, जो केवल सिटीजन को अवेलेबल है, पर्सन को नहीं है। शोभा बताओ, अंजलि ने क्या बताया? शोभा मेरी आवाज को सुन रही हो? शोभा, क्लास में बोलना भी है, आज जितना पढ़ाया जाए क्लास में याद कर लेना है। बताओ शोभा, सुन रही हो मेरी आवाज को? मोनिका, अंजलि ने क्या बताया? जी सर। क्या 14, बताया? 15, 16 क्या और क्या बताया? 14 बताया अंजलि ने। 15, 16, 19, 29, 30। वेरी गुड। 5 हैं जो केवल किसको अवेलेबल है? सिटीजन को, एक पर्सन को अवेलेबल नहीं है। किसी भी एग्जाम में आएगा, आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है? सर 15, 16, 19, 20 और लास्ट वाला क्या था? 19, 20 क्या था? 19 था, फिर 29 था, 30 था।
ओके ओके। ये सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है, पर्सन को नहीं है। शोभा तुम भी बताओ, बोलना है तुमको भी, क्या बताएं लोग ये सब, कौन कौन सा आर्टिकल है? राजीव तुम बताओ। सर आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। वेरी गुड, सबको याद होना चाहिए। अब किस केस में कहा गया कि कोई उच्च वर्ग की महिला है और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के वर्ग से शादी करती है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा? बताओ, पढ़ाए थे ना अंजलि? एक केस बाल बहुत- समा सर वॉल सम्मा पोल बचेस कोचिन यूनिवर्सिटी। हाँ वेरी गुड, इस केस में कहा गया था। और फिर ये सब बता चुके थे, कोई भी केस ऐसा नहीं है। क्या इंदिरा साहनी का केस बता चुका हूँ, अशोक ठाकुर का केस बता चुका हूँ। अशोक ठाकुर के केस में क्या हुआ था, किसको चैलेंज किया गया था? सर ये ओबीसी रिजर्वेशन को चैलेंज very किया गया था। वेरी गुड। और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को किस में चैलेंज किया गया था? सब याद होना चाहिए। सर बताओ। जनहित अभियान याचिका वर्सेस अभियान? यूनियन ऑफ इंडिया 2019। जी, ये जो जनहित अभियान का केस है, जनहित अभियान यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें अच्छा ये बताओ, जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है किस संविधान संशोधन से आया? बताओ, बोलो, ये भी पूछता है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है किस संविधान संशोधन से आया? बोलो, फिर मैं 22 पे आऊंगा अब सीधे अब, क्योंकि 15 मिनट हो गया रिवीजन का क्लास। हम यही जानना चाहते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चे याद कर रहे हैं कि नहीं याद कर रहे हैं? 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। वेरी गुड, 103 के थ्रू आया। इसके थ्रू कौन कौन से आर्टिकल ऐड हुए हैं ये भी मैंने बताया था। अंकिता बताओ कौन कौन से ऐड हुए आर्टिकल? 15 में क्या ऐड हुए, 16 में क्या ऐड हुए, बताओ। 15 में क्लॉज 6, 16 में क्लॉज 5। दोनों में 6 ऐड हुए हैं। ओके 6। कंफ्यूजन नहीं होना है, अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, कंफ्यूजन नहीं होना है। और ये भी ध्यान रखो, ओबीसी का 93 है, 93 उसमें भी 3 है, और ईडब्ल्यूएस में भी 103 है। दोनों को चैलेंज किया गया था। और किसमें कहा गया था, किस केस में, कि जो रिजर्वेशन की लिमिटेशन होती है, लिमिट होती है, मैक्सिमम 50% होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। जिसे मंडल आयोग भी केस भी कहा जाता है। बताओ उस केस का क्या नाम है? बहुत बार पूछा जाता है। उसी को लेकर तो बेसिक स्ट्रक्चर की को लेकर चैलेंज किया गया। इंदिरा साहनी केस। हाँ, इंदिरा साहनी का केस था वो। ठीक है, ऐसा हम रिवीजन पे करा दिए। अब हम आते हैं 22 पे। 22 में क्या है बताओ, बताओ। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेज। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से और निरोध से मतलब संरक्षण। तो इसमें क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया जाता है तो उसको किस कारण से अरेस्ट किया गया है उसको बताया जाता है कि कैसे, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। और ये भी यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है कि उसको जो है बताया ही जाएगा, तभी उसको अरेस्ट किया जाएगा। और उसको अपने इंटरेस्ट से, मतलब कि अपने पसंद के जो अधिवक्ता होते हैं ना, उन्हें से लीगल एडवाइस की और उसे डिफेंड कराने का भी अधिकार दिया गया है। एक कहाँ पे दिया गया है, ये दोनों पूछता है। ये कहाँ पे दिया गया है? 22 के सब क्लास। अंकिता कहाँ पे दिया गया है, बोलो। सब क्लास 1 में दिया गया है। कहाँ पे है? सब क्लास 1। हाँ, वेरी गुड। अब ये आता है, यही सेम राइट जो है बीएनएसएस में कहाँ पे है? बीएनएसएस पढ़े हैं आप लोग? अब बीएनएसएस लागू हुआ है। बीएनएसएस में कहाँ पे है? तो सीआरपीसी का तो याद था पर भूल गए तो। सीआरपीसी बताओ। अच्छा याद है, सीआरपीसी बताओ। सीआरपीसी का बताओ। गिरफ्तारी का जो रीजन है, अरेस्ट का रीजन कहाँ पे था सीआरपीसी में, ये बताना ही बताना है। 41B। हाँ, 41B सेक्शन 41B सीआरपीसी बी। 41B में गिरफ्तारी का कारण था, और सेक्शन 57 भी था, 73 भी था। तो डी के बासु केस के बाद ये अरे 41B में जो है गिरफ्तारी के कारण था क्या,
मैं भी सीआरपीसी पढ़ा हूँ जी। ड्यूटी है उसका। 41D सर, 41D। 41D में लीगल एडवाइस है, ठीक है। 41C। हाँ, 41D में लीगल एडवाइस है, 41C में कंट्रोल रूम है, ठीक है। अब 41B की बात किए हो, वो प्रोसीजरल बताता है कि जो अरेस्ट करेगा, जो पुलिस अधिकारी अरेस्ट करेगा, डीके बसु का जो जजमेंट आया था ना, उसी जजमेंट के बाद से 41B भी ऐड हुआ था। तो उसमें गिरफ्तारी का जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताता है। गिरफ्तारी के कारण क्यों गिरफ्तार किया गया, सीआरपीसी में कहाँ पे था, सीआरपीसी का नहीं याद है आप लोगों को, तो बीएनएसएस का क्या याद रहेगा। सीआरपीसी कहाँ पे था अंजलि, सीआरपीसी में कहाँ पे था, रीजन टू अरेस्ट। सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। सीआरपीसी में था 50 में, कहाँ पे था, 50 में था। 50। हाँ, और अब बीएनएसएस में कहाँ पे है, 47 में है। कहाँ पे बीएनएसएस में, 47 में है। और लीगल मतलब जो एडवोकेट्स हैं उनसे लीगल एडवाइस लेने का उसमें था, सीआरपीसी में 41 के डी में था और 303 में था, 2 आर्टिकल में था, सॉरी 2 सेक्शन में था। और बीएनएसएस में सिर्फ 1 सेक्शन में। कहाँ पे है, 340 में, 340 में है। एडवोकेट से डिफेंड कराने का राइट जो है एक्यूज को कहाँ पे दिया गया बीएनएसएस में, बताओ मोनिका, बताओ कहाँ पे दिया गया है, बोलो कहाँ पे दिया गया है। जो एक्यूज होगा वो आप लोग एडवोकेट है ना, आप लोग से वो डिफेंड कराएगा, तो किस सेक्शन में है कि एक्यूज को राइट है कि एडवोकेट से अपना डिफेंड करा सकता है, कराता भी है। कहाँ पे है बीएनएसएस में, बताया हो ना, 340 340 कहाँ पे है मोनिका, कहाँ पे है, बोलोगी अंजलि, बताओ। मैं बताया हूँ ना, अभी याद होना चाहिए, यही क्वेश्चन पूछता है सर 340। हाँ 340 में। और गिरफ्तारी का कारण, रीजन क्या है, ग्राउंड 50 में और उसमें 47 बीएनएसएस। हाँ बीएनएसएस में 47 में है, 47 और 50 में सीआरपीसी में है, ठीक है। सीआरपीसी जी। हाँ, ये होता है बाय 22 के सब क्लास 1 में दिया गया है। ये कहाँ पे दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन 22 सब क्लॉज 1। हाँ, 22 से बहुत क्वेश्चन पूछता है। 22 में है कि कोई भी व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया है उसको जो है आने जाने में जो टाइम लगता है उसको छोड़कर कितने घंटे के अंदर जो है नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके समक्ष जो है क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा, ले जाया जाएगा। कि कितने घंटे में के अंदर, 24 आवर्स। 24 आवर्स। ये कहाँ पे दिया गया है, 22 के सब क्लास 2 में दिया गया है। और यही प्रोविजन जो है सीआरपीसी में कहाँ पे है, कोई बताएगा, सीआरपीसी में कहाँ पे है ये प्रोविजन, यही प्रोविजन सर बताओ। 57 76 57 में है ये प्रोविजन, ठीक है। और बीएनएसएस में कहाँ पे है, बीएनएसएस भी आपको पढ़ने हैं, क्योंकि न्यू जुडिशरी की जो नोटिफिकेशन आएगी ना, नेट में जो क्वेश्चन आएगा ना, अभी मैं जेआरएफ हुआ था ना, बीएनएस से पूछा था, बीएनएस जो भी पूछना है बीएनएसएस उससे पूछ रहा है। अब सीआरपीसी और आईपीसी से नहीं पूछ रहा है, वही पूछ रहा है। तो आपको बीएनएसएस का याद रखना है। बीएनएसएस में कहाँ पे है कि 24 घंटे के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा अरेस्ट पर्सन को, 58 में 58 में है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद से ये सब क्लास 2 तक हो गया। इसमें टोटल कितने सब क्लास हैं, टोटल इसमें 7 सब क्लास हैं। ये 2 सब क्लास जो हैं उससे क्वेश्चन बनते हैं। और तीसरा जो है हाँ, तीसरा पूछता है कि तीसरा से भी क्वेश्चन बनते हैं कि जो 22 का सब क्लास 1 है और सब क्लास 2 है किन पे अप्लाई नहीं होगा, जो एलियन एनिमी है, एलियन एनिमी समझ रही हो ना, विदेशी शत्रु। और दूसरा जो जिन्हें प्रिवेंशन डिटेंशन किया गया है, प्रिवेंशन डिटेंशन समझ रहे हो ना आप लोग, जैसे राजका लग गया, इस टाइप के जो भी एक हैं अपने यहाँ, उसके अगेंस्ट किसी को, उसके अंतर्गत
किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो वहां पे दोनों जो 22 का सब क्लास 1 है और सब क्लास 2 है उसको जो है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब समझो कि 22 का सब क्लास 1 और 22 का सब क्लास 2 दोनों के एक्सेप्शन कहाँ पे दिया गया है बताओ? क्लॉज 3। क्लास 3 में दिया गया है। और क्लास 4 क्या कहता है कि जो डिटेंशन किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन वो मैक्सिमम कितने टाइम तक हो सकता है बताओ? 3 मंथ। 3 मंथ कहाँ पे दिया गया है? क्लॉज 4 में सर। क्लास 4 में। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन पूछता है और इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक, इतना ही क्वेश्चन पूछता है, उससे ज्यादा पूछता ही नहीं है। उसके बाद से हम आते हैं केस लॉ पे। अबे जो इनलीगल डिटेंशन है उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन है। किस केस में कहा गया? जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस पढ़े आप लोग? बहुत ही फेमस केस है 1994 का। एक अधिवक्ता साहब थे, ए वकील साहब थे, इन्हें जो पूछताछ के लिए बुलाया गया पुलिस स्टेशन, घर से बता के गए कि थाने पे जा रहे हैं और पूछताछ के लिए बुलाया गया इस केस के सिलसिले में। वकील साहब थाने में अक्सर जाते हैं लोग, वकील साहब को पुलिस थोड़ा बैठा पाती है। तो ये गए थाने पे, पुलिस जो है गिरफ्तार कर ली, रोक ली थाने पे। और कहाँ उनको रखा गया बताया भी नहीं गया। तो फिर इनके घर वालों ने वो दाखिल किया। कौन सा दाखिल होता है बताओ? अगर किसी भी पर्सन को हैबस कॉर्पस। हाँ, तो इनके घर वालों ने, जोगिंदर कुमार के घर वालों ने ये रीट दाखिल किया। इसी रीत में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल शंका, डाउट हो रहा है कि ये नाम का पर्सन जो है इस ऑफेंस में जो है सम्मिलित होगा, केवल डाउट हो रहा है, तो गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। डाउट था कि वकील साहब भी जो क्या होंगे इसमें शामिल होंगे, केवल डाउट था उस पे। जब डाउट कैसा होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल डाउट होनी चाहिए, तब आप गिरफ्तार करिए। केवल संख्या मात्र से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये 22 हमने खत्म कर दिया। 22 समझ में आया कि कहीं डाउट है 22 से क्वेश्चन आएगा तो, नेट में, जुडिशरी में कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो? अंकिता कर लोगी? यस। बीएनएसएस में ग्राउंड ऑफ अरेस्ट कहाँ पे दिया गया है बताओ? देखें कितना आप लोग का आउटपुट आ रहा है। 47। वेरी गुड। और सीआरपीसी में कहाँ पे था? 50। वेरी गुड। यही मेरे क्लास का होता है कि क्लास में ही मैं सुनता हूँ, चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में भी जाता हूँ पढ़ाने ना, एलएलबी हो, बीएलएलबी हो, एलएलएम हो, सबको खड़ा करा देता हूँ। कुछ भी पूछता हूँ जो पढ़ाया रहता हूँ या जो उनको आना चाहिए। जैसे मैं एक दिन ह्यूमन राइट पढ़ाने गया, ह्यूमन राइट पढ़ा रहा था, एलएलएम की क्लास थी। वहाँ मैंने पूछा कि ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट जो है किसने बनाया है? सब बच्चों ने बताया कि सर पार्लियामेंट बनाता है। कोई भी एक्ट जो इंडिया में कौन बनाता है? जो सेंट्रल एक्ट है कौन बनाता है अंकिता बताओ? जो सेंट्रल पार्लियामेंट बनाता है। तो इसी में मेरा अगला क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है, पार्लियामेंट किस आर्टिकल में है बताओ अंकिता? एलएलएम में मैंने पूछा था, सब बच्चे खड़े हो गए थे। बताओ भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन 79। जिससे पूछेंगे वही बताएगा ना। सॉरी सर। 79 में है। ठीक है अंकिता, याद रहेगा? यस सर। अच्छा बताओ, पार्लियामेंट किससे किससे मिलकर बनता है? पार्लियामेंट किससे किससे मिलकर बनता है? इसमें क्या क्या इंक्लूड है? फिर अगला में आएंगे हम, 23 पे आएंगे। 23, 24 में कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी चलेंगे। बताओ, एक कॉमन क्वेश्चन है जो आपको याद होना चाहिए, किससे किससे मिलकर बनता है बताओ? बोलो जी, जिससे पूछे अंकिता बताओ। बोलो जी।
आर्टिकल 79 के दिन जिसमें राष्ट्रपति है वो राज्यसभा लोकसभा। हाँ, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों से मिलकर बनता है। तो राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में राजीव? 80 में। और लोकसभा 81 में। इसके लिए एक फार्मूला है सरला, याद रखिएगा। 79 80 मतलब 79 80 81 79 80 81 के लिए सरला। से क्या होता है हिंदी में? संसद, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कहाँ पे है? 79 में है। 80 में क्या है? राज्यसभा। और 81 में क्या है? लोकसभा। सरला 79 80 81। अब भूलेगा नहीं ना कि मतलब पार्लियामेंट किस अनुच्छेद में है? शोभा, संसद किस अनुच्छेद में है? बोलोगी? 79 में। हाँ, संसद किससे मिलकर बनता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा किस अनुच्छेद में है शोभा? किस अनुच्छेद? 80 में। 80 में। लोकसभा 81। वेरी गुड। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? इसका पहला क्लास है। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट को? आर्टिकल 32 प्रस्तावना को पूछेगा एग्जाम में तो यही लिखोगे। प्रियम्बल बोला था तुमने। प्रियम्बल को कहते हैं। क्लास के लिए बताया गया ना शुरू में। क्लास में जितना बताया गया कि जय क्लास में सब याद रखना है। ऐसे में पूछता हूं। अब आते हैं 23 पे। 23 क्या कहता है? 23 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को मतलब मानव को, ह्यूमन बीइंग को क्या नहीं किया जाएगा? बताओ। बेगर, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। फोर्स लेबर को प्रोटेक्ट करता है कि फोर्स लेबर नहीं किया जाएगा, बेगर नहीं किया जाएगा। और कोई ऐसा करता है तो क्या कर रहा है? ये ऑफेंस भी डिक्लेयर कर रहा है। अभी आप लोगों ने पढ़ा 23 क्या कर रहा है? ऑफेंस भी डिक्लेयर कर रहा है। कोई अगर ऐसा कर रहा है, मानव को दुर्व्यवहार कर रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है। आपको पता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को आईपीसी में भी रखा गया है, बीएनएस में भी रखा गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ये आईपीसी में भी है ऑफेंस, बीएनएस में भी ऑफेंस है। और यहाँ भी बता रहा है कि इससे प्रोटेक्शन किया गया, ये नहीं कोई करेगा। अगर जो कोई ऐसा कर रहा है तो क्या करेगा? वो इसका ये जो प्रतिषेध है, प्रोहिबिटेड है। और कोई ऐसा कर रहा है तो क्या करेगा? वायलेशन कर रहा है। और लॉ के अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और लेबर फोर्स मतलब जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते हैं आप। लेबर फोर्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहाँ पे प्रतिषेध है, कहाँ पे प्रोहिबिटेड है? तो क्या बताओगे अंकिता, शोभा, कहाँ क्या बताओगी? आर्टिकल 23 और बीएनएस का 143 सेक्शन। तो क्या बताओगी शोभा? बताओ। मानव को दुर्व्यवहार और जबरदस्ती किसी से काम कराना लेबर फोर्स बोला जाता है। किस अनुच्छेद में वर्जित है? आर्टिकल 23 में, अनुच्छेद 23 में मानव को दुर्व्यवहार और बलात्सर्म मतलब जबरदस्ती काम कराना किसी को। लेबर कोई गांव का है, उससे जबरदस्ती काम नहीं करा सकते आप लोग। आप जाओगे बोलोगे हमारे यहाँ काम करना है तो उसको मन करेगा जाएगा, नहीं मन करेगा नहीं जाएगा, कहेगा हम नहीं जाएंगे। जबरदस्ती उसका नहीं कर सकते हो कि नहीं हमारे घर पे चलो काम करो, हमारे खेत में काम करो, नहीं। जब उसको मन होगा तो जाएगा, भले ही लेबर है। लेकिन लेबर फोर्स नहीं है, जबरदस्ती नहीं करा सकते हो आप। क्योंकि 23 उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अंजलि समझ में आ रहा है? ये नहीं कह सकते जी सर जी। तुम मजदूर हो, चलो हमारे घर के तुम मतलब दाई का काम करती, चलो हमारे घर का बर्तन धो, नहीं। उसको मन करेगा तो आएगी, आपके यहाँ बर्तन धोएगी, मतलब जो भी आप काम कराना है करेगी, जो भी करना है उसको। नहीं है उसको मन है नहीं, उसको तो नहीं। बहुत है कि आपके यहाँ अगर जॉब कर रहे तो आप उसको जॉब से निकाल दोगे, यही करोगे। लेकिन जबरदस्ती नहीं करा सकते हो जब तक वो न करना चाहे। ये 23 के सब क्लास 1 में है।
उसके बाद से दूसरा क्या करता है, दूसरा इसके एक्सेप्शन की बात करता है। इसका एक्सेप्शन क्या है 23(1) का एक्सेप्शन 23 के सब क्लास 2 में दिया है। एक्सेप्शन क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग भी बच्चे थे जब, और यहाँ भी हॉस्टल में भी क्या होता है, जब अभी 2 अक्टूबर था, हमारे वार्डन साहब आए थे, सभी हम लोग को बोले कि आइए थोड़ा गांधी जयंती है, सफाई अभियान चल रहा है। हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग सब कोई गए जितने भी बाहर, मतलब वो था जैसे मान लीजिए कागज है, कुछ भी सामान है, उसको साफ सफाई करके उसको साफ सफाई किए। ऐसे आप लोगों ने कॉलेजों में भी देखा होगा, प्रेयर के बाद हम लोग जब छोटे थे तो प्रेयर होने के बाद से जो भी फील्ड में गंदगी थी उसको एक बार हम लोग राउंड लगा के उसको बीन लेते। कागज हुआ, जो भी चीज फेंका गया है, कोई नमकीन का पैकेट फेंक दिया, कोई कुछ भी फेंक दिया, उसको साफ सफाई के लिए लिख रहा है कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सेवा, अनिवार्य सेवा करने के लिए निवारित नहीं करेगी। ये क्या है बताओ, जो है एग्जाम्पल दिया हुआ क्या है, एक्सेप्शन हो गया सर ये इसका। एक्सेप्शन क्या है इसका कि पब्लिक जो सर्विस है, पब्लिक सर्विस हम कर रहे हैं ना, जो हम एग्जाम्पल दिए हॉस्टल में किए या बाहर कॉलेजों में किए, सब बच्चे करते हैं, वो अनिवार्य कंपल्सरी है, तो उससे मतलब निवारित नहीं करेगा। और ऐसी सेवा ये नहीं थी केवल हिंदू करेंगे मुस्लिम करेंगे, नहीं, ये धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ग किसी भी आधार पर विवेक नहीं किया जाएगा। अगर पब्लिक सर्विस किया जा रहा है, जब आप लोगों को कॉलेज में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रेयर के बाद जो है सर लोगों ने बोल दिया प्रेयर के बाद कि चलो जो फील्ड में गंदगी है, कागज आप ही लोग फेंकते हो, नमकीन के पैकेट, बिस्किट के पैकेट आप ही लोग फेंकते, इसको बीन कर उठा कर डस्टबिन में डाल दो। ऐसा हुआ है आप लोग के कॉलेजों में? नहीं तो गांधी जयंती भी तो होता है होगा, नहीं वैसा हुआ होगा तो हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ, सुने तो होंगे ना, ऐसा होता है बहुत सारी जगह। सर हुआ है बचपन में गांव के स्कूल में। हाँ, ये 22 के सब क्लास, सॉरी 23 सब क्लास 2 में है, ठीक है। ये पूछेगा तो बता, सही करके आओगे ना आप लोग। 23 के सब क्लास 2 में ऐसा किया गया है, ठीक है। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 24 क्या कहता है? 24 कहता है कि जो चिल्ड्रेन होते हैं उनको फैक्ट्री में प्रोहिबिशन लगाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि कोई भी जो चिल्ड्रेन कितने एज तक बताओ? 14 वर्ष से कम आयु। 14 वर्ष से कम आयु। इसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा, एलएलएम के पेपर में हमारे यहाँ कॉपी जब हम लोग चेक कर रहे थे तो क्वेश्चन पूछा गया था एलएलएम के पेपर में सेकेंड ईयर में, कि जो अनुच्छेद 24 है उसमें जो प्रोटेक्शन मिला है कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों को मिला है। ऑप्शन हम देंगे, पहले शोभा बताएंगे, उसके बाद इसमें जिससे पूछूंगा बताएगा। 0 to 14, 6 to 14, 8 to 14, 5 to 14। शोभा बताओ, जो अनुच्छेद 24 में सुरक्षा दिया गया है वो 0 से 14 है कि 6 से 14 है कि 5 से 14 है, बताओ बताओ। यहाँ एलएलएम में पूछा गया था, 90% बच्चों ने गलत लगाया था, मैं ही चेक कर रहा था। ऐसे ही पूछता है, नेट में भी पूछेगा। जो अनुच्छेद 24 में सुरक्षा है कितने वर्ष तक? 14 तो पता है कि 14 वर्ष तक का है, कहाँ से 14 है? 6 से 14। 6 से 14? हाँ। 6 से 14 21A में है, जो राइट टू एजुकेशन है। 0 to 14। 0 to 14 है। क्या लिखा है नीचे वाला? लिखा है कहीं, क्या लिखा है? 14 वर्ष से कम आयु। 14 वर्ष से कम आयु मतलब 0, यानी 6 से 14 वर्ष की बोली हो, यानी जो 5 वर्ष का बच्चा उसको आप कंपनी में काम कराओगे? बोलो शोभा। नो सर। नहीं कराओगे ना? नहीं। हाँ, तो 0 से 14 होगा ना? ये सर। 90% बच्चों ने गलत मारा था। सब पता है क्या मारे थे? 6 to 14 क्यों मारे थे? क्योंकि 21A में क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रोटेक्शन दिया गया। और प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, वो राइट दिया गया है एजुकेशन का, राइट टू एजुकेशन है उसमें।
शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 6 से 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और यहाँ पे 0 से 14 24 में इससे यही क्वेश्चन बनता है। और इस पे केस है MC मेहता वर्सेस तमिलनाडु राज्य, स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 1996 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 14 वर्ष से कम के बालक हैं, चिल्ड्रेन है, उसे किसी भी जो है संकटमय जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं किया जाएगा, नियोजित नहीं किया जाएगा। कौन सा केस था? MC मेहता वर्सेस। अब आप लोग मतलब कोई कहेगा केस का नाम बताओ, तो केस का नाम क्या बताओगे? अब किस केस में कहा गया अंकिता? किस केस में कहा गया? MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। हाँ, इसका ईयर भी याद रखो। ईयर 4 केस दे देते नेट की एग्जाम में, और कहता है इसका सीरियल से लगा दो, यूपी यूनिवर्सिटी देख लो चाहे कोई देख लो, वैसे ही पूछ रहा है। इसका ईयर क्या है? इसका केस का ईयर क्या है? एक बार बता दीजिए। 1996। ओके, अब आते हैं, 1996। हाँ अब आते हैं 23 24 हो गया ना? सर इसमें कंफ्यूजन है। जो MC मेहता का केस आता है सर, एक यूनियन ऑफ इंडिया का आता है वर्सेस में, वो 1997 सुप्रीम कोर्ट का केस है। देखो तो सर मैं बता रहा हूँ, अंजलि क्या बोलता है कि MC मेहता एक ऐसे इंसान थे ना, बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही जागरूक इंसान, इतने ज्यादा केस किए हैं ना, सैकड़ों केस है, केवल ईयर चेंज है। ईयर एक ईयर में 10 केस यहाँ पर होगी, साइटेशन चेंज है सिर्फ। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, MC मेहता वर्सेस तमिलनाडु, स्टेट ऑफ तमिलनाडु, MC मेहता वर्सेस ए, मतलब इतने केस किए हैं ना, इतने जागरूक है ना कि पूछिए मत। तो ये वाला जो है, क्या वाला जो 14 ईयर से बिलो एज के जो चिल्ड्रेन हैं, उनको प्रोटेक्शन की बात किस केस में कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने किया। इनके बहुत सारे केस हैं। आपको ये भी याद होगा कि इन्हीं के केस में जो है इंडिया में कौन सा प्रिंसिपल आया था? एब्सोल्यूट लायबिलिटी के प्रिंसिपल याद है आप लोगों को? तो में आया था। जी सर। तो बहुत सारे कि जहां भी ये सबसे ज्यादा पता है इन्वायरमेंट बचाने में, बच्चों को बचाने में 2 लोगों के लिए ज्यादा काम किए हैं, सबसे ज्यादा काम किए इन्वायरमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्हीं के केस पे बाद आया था, जैसे मैं बताया था। और चिल्ड्रेन के लिए बोले कि 2 लोग हम बचा लेंगे ना, हमारा देश बहुत आगे चला जाएगा। इन्वायरमेंट को बचाएंगे, चिल्ड्रेन को बचाएंगे, क्योंकि बस बच्चे ही क्या है, हमारे देश के भविष्य हैं। और बच्चों को पढ़ने का ना अवसर देकर जो फैक्ट्री है, और भी खतरनाक फैक्ट्री, उसमें काम पे लगा रहे हैं, उनका सेहत हेल्थ क्या होगा, इसलिए इन्होंने केस किया था। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 14 वर्ष से कम के बच्चों को कंपनी में रख ही नहीं सकते हैं, जो खतरनाक कंपनी है। इसी अंजलि समझ में आया? अंजलि? जी सर। हाँ, जी सर। इसके ये वाला आएगा। अगर 24 का आएगा तो कंफ्यूजन नहीं होना है। 24 में क्या है? MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 1996 का केस है। ठीक है, ठीक। अब आते हैं सबसे अगला, जिसको लेकर हमेशा डिस्प्यूट रहता है। क्या है? कैसा फ्रीडम है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहां से कहां तक है शोभा? फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है बताओ राजू, बोलो जी। मोनिका? आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। 25 to 28। राजू तुम कहाँ रहते? सॉरी सर, वो मैंने शोषण के विरुद्ध समझ लिया था, सॉरी सर। शोषण के विरुद्ध मैंने पढ़ा चुका ना, उसके आगे क्या है? हाँ जी, धार्मिक स्वतंत्रता के आगे क्या है ना, वो कहाँ से कहाँ तक है? 25 से लेकर 28 तक। हाँ, तो 25 से लेकर 28 तक में कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो कैसे याद करना है। देखो कोई पर्सन जो है ना, देखो इसको 25, 26, 27, 28 4 चीजें हैं इसमें, चारों सवाल बनते हैं। पहला है कोई व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को मान सकता है। उसका मन, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है आज हिंदू है, उसको मन कर रहा है कि यार हिंदू में मूर्ति पूजा है, ये है वो है, चलो हमें हिंदू नहीं, हमें हमारा अंतरात्मा की आवाज है कि हम क्या करें, हम मुस्लिम धर्म अपना लें, तो मुस्लिम धर्म अपना सकता है। एक कौन सा अनुच्छेद कहता है, किस अनुच्छेद में वो है?
प्रोविजन है? बताओ। आर्टिकल 25। 25 में है कि अंतःकरण मन मन की आवाज जो धर्म का है वो अपना सकता है, लेकिन किसके अधीन रहते हुए? वैसे अपना लेगा। किसके किसके इस पे निर्बंधन लगाया गया? कितना निर्बंधन है अंजलि? 3 है सर, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। 3 चीजें हैं। लोक व्यवस्था है, मतलब कि पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था है। दूसरा क्या है? सदाचार। और तीसरा क्या है? हेल्थ, स्वास्थ्य। 3 के अधीन रहते हुए ही वो कैसा कर सकता है? समझ में आया? ये पूछेगा तो आप एक 25 का सब क्लास 1 में है। और इसका एक्सेप्शन जो है 2 में है। एक्सेप्शन 2 क्या कर रहा है? इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को एक करने से नहीं रोकेगी। पहला तो कह रहा है कि वो क्या कर रहा है? कह रहा है कि सब क्लास 1 में कह रहा है कि हमारा मन जो करे, 3 बस वो करना है। निर्बंधन है। क्या निर्बंधन है? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। इसके अधीन आते हुए हमें जो धर्म मन चले वो अपना लें, ठीक है। लेकिन दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि रिलीजियस जो कैरेक्टर होता है ना, आचरण होता है, उसको राज्य क्या कर सकती है? रेगुलेट कर सकती है, उस पर निर्बंधन लगा सकती है। उसका दूसरा का ये कह रहा है। और दूसरा का जो है बी क्या कह रहा है कि जो सामाजिक कल्याण है, जो सोशल वेलफेयर है और सुधार है, या किसी भी पब्लिक इस टाइप की कोई भी पब्लिक टाइप का कोई है, तो वहां पे जो हिंदू है ना, हिंदू की धार्मिक संस्थाओं और हिंदू के सभी वर्गों के लिए उसको खोलने का भी उपबंध कर रही है, ठीक है। 2 में है। और इसके स्पष्टीकरण में क्या कर रही है कि कृपाल, समझ रही? कृपाल एक पहनने वाला वो होता है जिसको गले में पहना जाता है, सिख पहनते हैं। वो कह रहा है कि कृपाल उस जो छोटा सा चाकू टाइप का हो रहा होता है वो, कि उसको धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म का आवश्यक अंग माना जाएगा। आप बैंकों में जाते होंगे, देखते होंगे लिखा होगा कि यहाँ हथियार लेके आना मना है, लेकिन लिखा रहता है कि वहाँ कृपाल धारण करके आ सकते हैं, क्योंकि वो सिख धर्म का क्या है? अंग है, और उसे पहनना उसको आवश्यक माना जाता है, ठीक है। ये 25 में है। अब बताइए जो रिलीजन होता है, धर्म होता है, वो कहीं डिफाइन किया गया है किसी आर्टिकल में? बताओ मोनिका, बताओ किसी अनुच्छेद में डिफाइन किया गया इसको? अंकिता, रिलीजन को कहीं डिफाइन किया गया किसी अनुच्छेद में, आर्टिकल में? अंजलि बताओ जी। सर इसका एक्सप्लेनेशन 2 में दिया हुआ है। क्या? 25 के। हाँ, जो हिंदुओं है, हिंदुओं के अंतर्गत सर ये सिख जैन बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति आएंगे। ये तो हिंदू को बता रहा है, ठीक है। हमने रिलीजन का पूछा है कि रिलीजन जो है, धर्म जो है, उसको कहीं पे डिफाइन किया गया है। वो तो स्पष्टीकरण बता रहे हैं कि हिंदुओं के प्रति क्या निर्देश लगाया जाएगा। जैसे कि आप हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 2 पढ़ते हो, सेक्शन 2 में क्या अंजलि? वो हिंदू की परिभाषा दी गई है, वहां पे ये दिया है ना कि हिंदू में क्या इंक्लूड है। सेक्शन 2 पढ़ी होगी तो हमारे नेट के भी सिलेबस में है। जब हम ये पढ़ा देंगे 2-4-5 दिन में इसको खत्म करके, तो फिर मैं फैमिली लाइफ शुरू करूंगा। तो उसमें भी क्या है, वो परिभाषा थोड़ा देता है। एक बताता है कि हिंदू में ये लोग इंक्लूड हैं, जो मुस्लिम नहीं है, पारसी नहीं है, ईसाई नहीं है, जो 3 चीजें नहीं है वो सब हिंदू हैं। सिख भी हिंदू में आते हैं, बौद्ध भी हिंदू में आते हैं कि नहीं आते हैं? बताओ। जी सर। फिर सर रिलीजन को इस प्रकार से तो कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ है। कहीं नहीं डिफाइन किया, केस लॉ में डिफाइन किया हुआ है।
उस 2 केस में डिफाइन किया गया। केस याद नोट कर लीजिए आप लोग। पहला केस है एएस नारायण, नोट कर रहे हैं आप लोग। अब Yes, sir. हाँ, कोई भी आपसे पूछेगा कि कहाँ पे डिफाइन किया गया, 2 केस में डिफाइन किया गया। पहला कोई केस आप नोट करिए, एएस नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जो है जो रिलीजन है उसको डिफाइन किया। 1996 का केस है। कब का केस है? एएस नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, मैं बता रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ, कि हिंदी वाले नोट करें पहले। धर्म शब्द से, जो धर्म शब्द है ना, धर्म शब्द से धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले व्यक्ति का व्यक्तिगत है। धर्म वह है जो व्यक्ति को ब्रह्मांड उसके जो उसके सृष्टा होते हैं ना, रचयिता और सर्वोच्च सत्ता के साथ पाता है। धर्म क्या है? धर्म वो ऐसा तत्व है जो इंसान को ब्रह्मांड और उसकी सृष्टि, रचयिता और उस सर्वोच्च सत्ता के साथ पाता है, वही धर्म है। और इंग्लिश वाले नोट करेंगे, इन एएस नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 1996 Supreme Court 1765, the Supreme Court has held that the word religion is personal to the person having faith and belief in the religion. Religion is that which finds a man with customs, his creator or supreme power. मैं इसका फोटो भी खींच के भेज दूंगा आप लोगों के ग्रुप में, दोनों केस का, ठीक है? जो ग्रुप है मेरा है उसमें फोटो भी भेज दूंगा। इसे आप लोग अपना नोट्स बनाते रहिए आप लोग। उसके बाद से ये बताया गया इस केस में। और दूसरा केस आया इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा जो अयोध्या, जो बाबरी मस्जिद वाला केस था ना, अयोध्या मंदिर वाला, राम मंदिर वाला, उसी से रिलेटेड केस था। उसमें बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि पूजा करना है ना, धार्मिक कार्य के एक आवश्यक भाग है, लेकिन यह किसी स्थान या प्रत्येक स्थान पर पूजा करने का अधिकार शामिल नहीं करता है। ये नहीं कि हम यही पूजा करेंगे, ये पूजा करना आवश्यक अंग है। परिभाषा धर्म का एक ही केस में दिया गया है, एएस नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। कोई पूछेगा कि धर्म की परिभाषा किस केस में दिया गया, तो एक ही केस है उस पे, एएस नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अंजलि बताओ केस का नाम, किस केस में धर्म को परिभाषित किया गया है? AS नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1996। हाँ, इस केस में बताया धर्म क्या है। धर्म शब्द से क्या तात्पर्य है? धर्म शब्द से धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है। और धर्म वह है जो व्यक्ति को ब्रह्मांड, उसकी सृष्टि, रचयिता और सर्वसत्ता के साथ पाता है। अगर आप अपने रचयिता के, जिसको रचयिता है, जो ब्रह्मांड है, उसके अपने आप को उसके साथ पाते हो तो वही धर्म है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है? अब आते हैं, अब देखो 25 में क्या है, हमें जो धर्म मानना, मेरा दिल करे, मन करे, अंतरात्मा करे, जो धर्म मानने की हम वो धर्म मानेंगे। कहाँ पे? 25 में। 26 कह रहा है कि देखो जितने भी ये है ना, 3 के अधीन है, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, जो भी जैसे निर्बंधन लगाए गए, 3 ही के निर्बंधन लगाए गए हैं। ये कह रहा है कि धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता है। अरे भाई, हम अगर जो धर्म मानते हैं तो धार्मिक कार्य करेंगे ना। अभी हमारी दिवाली थी, हम लोगों ने धार्मिक कार्य किया ना। बहुत जगह देखे होंगे आप लोग, हर जगह देखे होंगे कि हम लोगों ने लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति स्थापित किया। किए थे कि नहीं किए थे? बताओ, बोलो, किए थे कि नहीं किए थे? दशहरा में दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित किए थे कि नहीं किए थे? बताओ आप लोग, ये धार्मिक कार्य है कि नहीं? जी सर। हाँ, अभी आप देखते हैं जब मुस्लिम लोगों का त्योहार आता है, ओ क्या नाम है, जिसमें ताजिया लोग बनाते हैं। जो भी धार्मिक कार्य है वो करते हैं कि नहीं करते हैं? ये उनकी प्रबंध की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्य की प्रबंध करेंगे, कैसे क्या करेंगे, लेकिन 3 के अधीन रहते हुए, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए। एक किसमें है? अब इसके लिए क्या करेंगे? वो धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकेंगे, अपने धर्म में विशेष कार्यों के प्रबंध कर सकेंगे, जंगम
मतलब कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको खरीद सकेंगे और ऐसी संपत्ति को लॉ के अकॉर्डिंग उस पर प्रशासन भी कर सकेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकेंगे। ये सब प्रॉपर्टी में, ये सब 26 में है। समझ में आया? 27 में आते हैं। 27 में है कि किसी व्यक्ति को जो है, जो धार्मिक, जो विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर क्या संदाय हमेशा पूछता है। जैसे मान लीजिए आप देखते हो कहीं मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रहा है, लोग आते हैं, चंदा लगाने आते हैं, मांगने आते हैं, जितना हमें मन करता है उतना देते हैं, नहीं मन, बहुत लोग नहीं भी देते हैं। देखते हो कि नहीं देखते? देखते हो आप लोग, सुने भी होंगे। तो किसी व्यक्ति को जो है करों को संदाय करने में स्वतंत्रता है, जितना चाहे दे, नहीं मन कर रहा है नहीं देगा। समझ में आया? ये पूछेगा, कर के बारे में पूछेगा, धर्म रिलीजन के लिए टैक्स के बारे में बात करेगा, तो कहाँ पे आएगा? इसमें इतना ही है, किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। एक बताओ, गांव में आपकी मूर्ति रखाती है या दुर्गा पूजा होता है या कुछ भी होता है, क्या आप जितना स्वेच्छा से चाहते हो उतना ही देते हो? जबरदस्ती को ले लेता है क्या? जैसी महंगाई है, जैसे आपकी कैपेसिटी है, उसके अनुसार जितना चाहते हो उतना देते हो। देते हो कि नहीं देते हो? मन करता है 100 देते हो, मन करता है 500 देते हो, 1000 देते हो, 2000 देते हो, जितना आपकी स्वेच्छा दिल करता है उतना आप चंदा देते हो। देते हो? बहुत लोग नहीं देते हैं, कहते हैं हम नहीं देंगे, हम नहीं मानते हैं। ये कहाँ पे दिया गया है? 27 में दिया गया है। क्लियर हुआ? 28 में दिया गया है कि किसी भी जो शिक्षा संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। और एक करा इसका पहला जो है अनुच्छेद कर रहा है कि जो राज्य निधि से पूर्त पोषित, यानी जो सरकारी संस्थाएं होंगी उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन आप लोग ये सोचते होंगे सर इसमें तो लिखा है कि 28 के 1 में कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन सर हम देखते हैं कि बहुत सारे संस्कृत महाविद्यालय खुले होते हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय खुले होते हैं, उसमें सीधे संस्कृत ही पढ़ाया जाता है। जैसे कि बनारस में एक विश्वविद्यालय है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, नाम सुने आप लोग? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय नाम सुने आप लोग? बताओ, जो यूपी के होंगे, यूपी वाले बनारस नहीं सुने आप लोग? उसमें सिर्फ संस्कृत ही पढ़ाया जाता है, ओनली संस्कृत पढ़ाया जाता है। संस्कृत महाविद्यालय तो ऐसे पढ़ाया जाता है। जैसे बीएचयू में एक बीएचयू का एक स्कूल है, रणधीर नाम है उसका, उसमें सिर्फ इंटर तक संस्कृत शिक्षा दी जाती है। बीएचयू में एक संस्थान है संस्कृत विद्यापीठ, यहाँ पे सीधे जो है ज्योतिष के लिए, संस्कृत के लिए वही पढ़ाया जाता है। सरकारी कॉलेज है, नहीं देना चाहिए। एमयू में जाओगे आप, वहाँ पे उर्दू पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे संस्थान है जहाँ पे मदरसा है, जहाँ पे सीधे मदरसा में जैसे कि बहुत सारे सरकारी मदरसे हैं, यहाँ पे सिर्फ उर्दू ही पढ़ाया जाता है। इसमें लिखा हुआ है 28 के सब क्लास 1 में कि कोई भी धार्मिक जो भी राजनीति से पूर्त या भागत पोषित हो, जो राजनीति से पूर्त पोषित संस्था दिया है इसमें, मतलब फुल्ली, इसमें पार्सली नहीं दिया, फुल्ली, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो धार्मिक शिक्षा सब दी कैसे जाती है? अंजलि, क्वेश्चन आता है मन में, क्वेश्चन आता है, सवाल आता है कि इसमें तो लिखा हुआ है 28 के 1 में कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो फिर सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी कैसे जाती है? बताओ अंजलि, बताओ, बोलो जी। अंकिता, नहीं पता था। इसका सब क्लास 2 देखो, सब क्लास 2 देखो, उसमें उसका एक्सेप्शन सब क्लास 2 में है। सब क्लास बेयर ली हो? जी सर। हाँ, तो इसका सब क्लास 2 देखो, समझ में आ जाएगा, उसको पढ़ो, समझ में आ जाएगा, पढ़ो। जी सर। खंड 1 कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है
किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। देख ली, कह रहा है कि धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। जो हाँ जहाँ पे जी धार्मिक जी। शिक्षा दी जा रही है वहाँ पे ये बताया जाता है कि हमें जो है 20th के सब क्लास 2 के अनुसार पावर मिली हुई है और यहाँ पे धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, इसलिए यहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है। और देखो तीसरा क्या कहता है, राज्य से मान्यता प्राप्त या राजनीति से सहायता पाने वाले शिक्षा संस्थान में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या ऐसी संस्था में उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, यदि वो आवश्यक है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए सहमति नहीं दी है। एक कह रहा है कि कहीं भी अगर राज्य से मान्यता प्राप्त या राजनीति से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में अगर ऐसी शिक्षा दी जा रही धार्मिक शिक्षा तो उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर राज्य कोई धार्मिक शिक्षा दे रहा है तो उसको उपस्थित होने के लिए उसमें बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर मन करे तो आप लो, नहीं मन करे तो मत लो। अगर माइनर है तो उसके गार्जियन से वहाँ पे कंसेंट लिया जाएगा, तब जाके वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक, समझ में आया? इस तरह से 25 से 28 भी खत्म हो गया और हम जल्दी से खत्म कर, हमारे पास समय नहीं, जल्दी से 29-30 भी खत्म करते हैं। 29 में देखो क्या है। 29 में जो है अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण है। जैसे कि जो माइनॉरिटी है ना, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन राइट इसको बोला जाता है। तो अल्पसंख्यक में पूछता है क्वेश्चन कि किस टाइप के अल्पसंख्यक, धार्मिक या भाषाई या दोनों, मतलब रिलीजियस या लैंग्वेज और बौद्ध, कैसा? अंजलि बताओ, बोलो। सर समझ नहीं आया मैं क्वेश्चन। जैसे कि कल्चरल एजुकेशन राइट है 29 और 30 में, तो जो अल्पसंख्यक शब्द लिखा हुआ है माइनॉरिटी लिखा हुआ है ना, MINORITIES, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक। तो किस प्रकार का अल्पसंख्यक? 2 प्रकार के, या तो भाषा के आधार पे हो या धर्म के आधार पे हो, दोनों इसमें इंक्लूड है। ठीक है, या तो रिलीजियस हो या लैंग्वेज के आधार, भाषा के आधार पे हो, दोनों इसमें लिखा है ना। इसमें देखो, अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है, किसी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा इसके आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक, देखो जो 29 है, जैसे कि मुस्लिम जो माइनॉरिटी संस्थान है, जैसे जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उस व्यक्ति को संरक्षण कहाँ मिलेगा? 29 में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पर्सन को, मतलब जो सिटीजन होंगे, जो मुस्लिम सिटीजन है भारत के, उनको संरक्षण कहाँ मिलेगा? जैसे बुद्धिज्म हो गए, मुस्लिम हो गए, जो अल्पसंख्यक में आते हैं, उनको संरक्षण कहाँ मिलेगा? 29 मिलेगा कि 30 में मिलेगा? पूछता है भी। कहाँ मिलेगा अंजलि? शोभा कहाँ मिलेगा? सर 30। 29 में मिलेगा। 30 में पता है कि किसको संरक्षण मिलेगा? जो उनके संस्थान होंगे ना, जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे मदरसा चलाते हैं, बहुत सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, उनको संरक्षण कहाँ मिलेगा? जो संस्थानें होंगी उनको संरक्षण कहाँ मिलेगा? 30 में मिलेगा। कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर मुस्लिम मतलब कि अल्पसंख्यक व्यक्ति का पूछे तो कहाँ पे संरक्षण मिलेगा? शोभा बोलो, कहाँ मिलेगा? 29 में। कहाँ मिलेगा? 29 में। जो अल्पसंख्यक व्यक्ति होते हैं उनको संरक्षण कहाँ प्रदान किया गया है? 29 में किया गया है। और जो अल्पसंख्यक संस्थान होंगे उनको संरक्षण कहाँ प्रदान किया गया है? 30 में। 30 में। अंजलि, गलती होगी कभी एग्जाम में? हमसे बहुत गलतियां होती थी, हम समझ नहीं पाते थे। इतने सालों में पढ़ने के बाद समझ में आया कि 29 जो है कहाँ पे है? सिर्फ जो अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं जो पर्सनल कैपेसिटी में, वहां पे 29 अप्लाई होगा। और जो उनकी संस्थाएं हैं ना, कैसी भाई संस्थाएं, जैसे खास करो एजुकेशन संस्थाएं खोलते हैं, चाहे वो BTC कॉलेज हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे कोई भी कॉलेज हो, चाहे मदरसा हो, उनको संरक्षण प्रोटेक्शन कहाँ मिला हुआ है? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत मिले हुए हैं। ठीक है,
और इस पे जो 2 केस है, इस पे एक इनरी केरल एजुकेशन बिल है और दूसरा है उन्नी कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें बोला गया थी कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, और ये बोला गया कि अल्पसंख्यक संस्थान जो है उनको मान्यता प्रदान करना मूल अधिकार नहीं है। जो अल्पसंख्यक संस्थान है वो मान्यता के लिए आवेदन करते हैं, तो जो राज्य मान्यता के लिए नियम बनाए हैं कि इतने जमीनें होनी चाहिए, ये सब रिक्वायरमेंट, बिल्डिंग होना चाहिए, वो आप पूरा करोगे तभी आपको मान्यता मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं कि आप मूल अधिकार अनुच्छेद 30 में जो है बताया ना कि संस्थानों को है सुरक्षा दिया गया, उसको लेकर आप मूल अधिकार मान्यता प्राप्त करना मूल अधिकार नहीं है। आप संचालन कीजिए, लेकिन मान्यता तभी प्राप्त होगा जब आप मान्यता के लिए जो आवश्यक अनिवार्यताएं हैं उसको आप फुलफिल करते हैं, तब जाके प्राप्त होगा। मान्यता प्राप्त करना मूल अधिकार नहीं है अल्पसंख्यक संस्थान का। किस किस में बोला गया? उन्नी कृष्ण वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य, इसी में राइट टू एजुकेशन भी आया था। ठीक है, और एक अनुच्छेद जल्दी से पढ़ा के तो हमारा फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा। कल हम डीपीएसपी शुरू करेंगे, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहाँ पे है बताओ? आर्टिकल 32। हाँ, आर्टिकल 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट में है। और जो रीट जारी होता है, कितने प्रकार के रीट जारी होते हैं? और आर्टिकल 32 के 5 और आर्टिकल 32 के किस सब आर्टिकल के अंदर जारी होता है बताओ? बोलो जी, अंजलि बताओ। और जो पीआईएल आया इसी आर्टिकल के अनुच्छेद में आया, इसी अनुच्छेद में आया, अनुच्छेद 32 में पीआईएल आया। तो इसके सब क्लास 2 है ना, इसी के अंतर्गत रीट जारी होता है। उसमें 5 टाइप के रीट्स हैं। और जो पीआईएल होता है उसी क्लास में, सॉरी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत पीआईएल भी, सुप्रीम कोर्ट पीआईएल का कंसेप्ट भी इसी अनुच्छेद के तहत आया। ठीक है, तो इस तरह से फंडामेंटल राइट हमारा खत्म हो गया। अब कल हम शुरू करेंगे डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। कल की क्लास में दोनों खत्म हो जाएगा। इस तरह से पहला यूनिट का पहला टॉपिक सब खत्म हो जाएगा कल। आज की क्लास में समझ में आया अंकिता? क्लास ओवर हो गया आज का रिव्यू लेना है और 2-4 मिनट में जो भी डाउट है। सर सही था सर, मेरे पास डायरेक्ट नहीं है, पॉलिटी की बुक है लक्ष्मीकांत की। ठीक है, वो भी सही है। डायरेक्ट पीजी पे रखा हुआ है और हम 15 नवंबर के बाद जाएंगे वहाँ। ठीक है, फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, यस सर, ओके। कैसा लगा क्लास आपका? पहला क्लास था शोभा? बढ़िया था। बढ़िया था, समझ में आया? हाँ, जो भी पढ़ाया समझ में आया? कोई डाउट? रेगुलर क्लास करनी है ना? हाँ। ठीक है, तब किसी को कोई डाउट? अंजलि? सर आपने 29 और 30 से केस बताए थे दो, एक तो इंडी केरला एजुकेशन बिल और सेकंड सर उन्नी कृष्ण बताया। हाँ, उन्नी कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके सर ये केसेस आप ग्रुप पे डाल दोगे ना? हाँ, ग्रुप में डाल देंगे, अभी डाल देंगे। और ओके, इसका ये वीडियो रिकॉर्ड भी है और अभी यूट्यूब पे अपलोड भी हो जाएगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। तो क्लास आज खत्म करें? यस सर। हाँ, कल फिर मिलते हैं। डीपीएसपी पढ़ लीजिएगा और फंडामेंटल ड्यूटीज कल दोनों खत्म करने हैं। 36 से लेके 51A तक पूरे खत्म करने हैं, एक ही क्लास में खत्म करने हैं, क्योंकि हमें फैमिली लैब शुरू करने हैं। क्योंकि बहुत ही लंबा सिलेबस है नेट का, जब तक आप लोग तेजी से नहीं बढ़ेंगे तब तक खत्म नहीं हो पाएगा। जितना जल्दी मैं 3 क्लास में यहाँ तक पहुँच गया, महीनों लग जाते हैं फंडामेंटल राइट पढ़ाने में, प्रीएम्बल लग जाते हैं कई सप्ताह, 1 सप्ताह से ऊपर लग जाते हैं पढ़ाने में। लेकिन हमें तेजी से पढ़ाना है क्योंकि सिलेबस खत्म करने हैं। दिसंबर में पेपर है ना आप लोगों का, दिसंबर लास्ट या जनवरी में होगा पेपर। 2 महीना में पूरा करने करने हैं लॉ। और ऐसा करना है कि 80 क्वेश्चन कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन आपको मिनिमम सही हो 100 में। ये आपको सर जेआरएफ के लिए कितने मार्क्स आने कंपलसरी होते हैं सर? आपका कैटेगरी क्या है सर? ओबीसी। ओबीसी के लिए मान के चलिए 210 नंबर मान के चलिए, 206 से लेकर 210 तक। यानी कि 2 नंबर के एक क्वेश्चन होता है आपको
103 105 क्वेश्चन का टारगेट बना के चलना है। अभी मेरा एक जूनियर है ना समीर चौबे जी, उनका आया है 236 नंबर, 118 क्वेश्चन सही हुआ है। उनको बुलाएंगे हम परसों 4 तारीख को बुलाएंगे उनको। मैंने उनका मार्कशीट भी ग्रुप में शेयर किया था, देखिए आपने देखा है ना? जी सर, मैंने देखा है। हाँ, 2 बार उन्होंने मार्क्स लाया लगातार, पहले सेमेस्टर में भी लाया और इस बार भी चौथा सेमेस्टर इस बार पास किए LLM, तो दोबारा भी ला दिया 36 नंबर। एक बार कोई नहीं ला पाते, 2 बार ला दिया। वो समीर चौबे ने ला दिए, 2 बार नंबर ला दिए। सोचिए वो कितना मेहनत किए हैं, ये 236 नंबर पा गए। फर्स्ट पेपर इतना टफ होता है, फर्स्ट पेपर भी उनका अच्छा सही हो गया, तभी तो 150 में 118 क्वेश्चन सही हो गया। सर फर्स्ट पेपर के लिए भी कुछ बता दीजिए। फर्स्ट पेपर में KVS मैदान अच्छे से पढ़िए और प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, NTA उसका आता है, क्या नाम है, यूथ कंपटीशन का, और प्रति सेट भी आता है, उसको मतलब कीजिए। और जहाँ ना समझ में आए जो क्वेश्चन कैसे आ रहा है, उसको भी किसी दिन संडे को क्लास रख लेंगे, तो उसमें मैं बता दूंगा। हमने सर स्पेसिफिक कोई वीडियो हो यूट्यूब पे, कोई क्लास हो तो आप रिफर कर दो, खुद से नहीं पढ़ा जा रहा KVS मैदान। ठीक है, मैं देखता हूँ जो अच्छा लगता है वो मैं प्रेफर कर दूंगा। यस सर। ठीक है, लॉ में अच्छा कमान बनाइए कि 80 से 90 क्वेश्चन आपको लॉ में सही हो जाए। ठीक है, मिनिमम 80 से 90 सही हो जाए, क्योंकि लॉ तो अपने हाथ में है। ठीक है, तो आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ। किसी को कोई डाउट? नो सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। शोभा, आपको शोभा की पहली क्लास थी, कोई डाउट? शोभा बताओ, मूल अधिकार किस भाग में है? अभी मूल अधिकार पर ही हो ना, किस भाग में है? संविधान के किस भाग में है, किस पार्ट में है? बताओ अंकिता, तुम बताओ किस पार्ट में है, ये भी पूछता है। पार्ट 3। हाँ बताओ जी शोभा, किस पार्ट में है? 3 में। 3 में है। याद रहेगा ना हमेशा, कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है मूल अधिकार, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 25। कहाँ से? 12 to 32। 12 to 30 32 35 35। ओके 35। भूलेगा, देखिए रेंज हमेशा याद रखना चाहिए। ऐसे ऑप्शन देता है, ऑप्शन में रहेगा 12 to, देखिए क्या रहेगा, 14 to रहेगा 32, 12 to 35, 12 to 32। अब ऐसे आप लोग को याद रहेगा 12 to 32 मार के आएंगे, कहीं गलती नहीं करनी है। कहाँ से कहाँ तक है अंजलि? फंडामेंटल है, कहाँ से कहाँ तक है? 12 to 35। किस पार्ट में है? 3 में सर। इसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। यस सर। अब पूछेगा कि मैग्ना कार्टा भारत के किस संविधान के किस पार्ट में है, तो क्या क्या लगा के थर्ड। हाँ, सुबह मैग्ना कार्टा भारत के संविधान किस भाग में है? मैग्ना कार्टा बताओ। भाग 3 में। हाँ, याद रखना है। मूल अधिकार किस भाग में है? फंडामेंटल। मूल अधिकार बोले हिंदी में, मौलिक अधिकार बोले, दोनों एक ही है। क्लास कर रही हूँ। ठीक है, अभी क्लास कर रही हूँ। ठीक है, तो रखते हैं, कल क्लास में मिलते हैं। ओके। थैंक यू सो मच सर, नमस्ते। नमस्ते।